हेलो एवरीवन, आज हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में हर्शस्प्रंग डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप ये देखो, हर्शस्प्रंग डिजीज़ में मेनली क्या होता है कि जो हमारी कोलोन होती है, यानी कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसका मेनली ये वाला पार्ट या फिर कोई सा भी पार्ट क्या होता है, इनलार्ज्ड हो जाता है। ठीक है, जो भी नर्व्स होंगी यहाँ पे थोड़ी डैमेज होंगी और आगे हम बात करेंगे क्या क्या और चीज़ें होती हैं। बट कोलोन हमारा इस तरह से कुछ हो जाता है इन केस ऑफ हर्शस्प्रंग डिजीज़। ठीक है, तो चलिए डिजीज़ को देखते हैं। तो देखो आप, क्या होता है, हर्शस्प्रंग डिजीज़ का दूसरा नाम कॉन्जेनाइटल अगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी होता है। ठीक है, यानी कि कॉन्जेनाइटल बचपन से ही क्या हुआ है, बच्चे के जो कोलोन है उसमें गैंग्लियोनिक सेल नहीं है, अगैंग्लियोनिक है वो, और मेगा कोलोन है, यानी कि जो नॉर्मल साइज़ है उससे ज़्यादा बड़ा है हमारा बच्चे का लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो क्या है, एक कॉन्जेनाइटल एनोमली है ये लार्ज इंटेस्टाइन की, जो कि क्यों कॉज होती है, क्योंकि जो भी कोलोनिक गैंग्लियोनिक सेल हैं उनका माइग्रेशन नहीं हो पाया है। ठीक है, जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा था बच्चे का, तब गैंग्लियोनिक सेल का क्या नहीं हो पाया है, माइग्रेशन नहीं हो पाया है कोलोन में। ठीक है, जिसकी वजह से जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं वो कोलोन में एब्सेंट हैं और ये कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन को लीड कर रही हैं। ठीक से वहाँ से जो भी फूड है हमारे, लिक्विड है, पास नहीं हो पा रहा है उस एरिया से, मतलब जहाँ पे अगैंग्लियोनिक सेल हैं यानी कि गैंग्लियॉन्स नहीं प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा कोलोन में। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो कॉन्जेनाइटल मेगाकोलोन या फिर अगैंग्लियोनोसिस भी कहते हैं हम हर्शस्प्रंग डिजीज़ को। ठीक है, इंसिडेंट जो होता है वो एक बच्चे को हो सकता है इन 5000 लाइव बर्थ अगर हो रहे हैं तो, और मेल में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल चाइल्ड। बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। तो क्या होता है, हर्शस्प्रंग डिजीज़ हमने देख लिया कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है जिसमें नर्व सेल या गैंग्लियोनिक सेल क्या होती हैं, लोअर कोलोन में, मैंने दिखाया हिस्सा आपको। ठीक है, लोअर कोलोन में क्या होता है, गैंग्लियोनिक सेल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। गैंग्लियोनिक सेल ही हमारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के लिए या फिर सेंसेशन के लिए या फिर कुछ भी एक्टिविटी के लिए। तो वो क्या होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, इससे एब्सेंट हो जाता है क्योंकि गैंग्लियोनिक सेल नहीं प्रेजेंट है या नर्व सेल वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। तो क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हमारा होगा वो एब्सेंट हो जाएगा और ये लीड करेगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के ऑब्स्ट्रक्शन को। ठीक है, जिससे कि जो हमारा स्टूल पास करने में हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है हमारे लोअर इंटेस्टाइनल पार्ट में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर वाले पार्ट में क्या हो रखा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। आप एक छोटी सी डेफिनेशन भी देख सकते हो, आप ये लिख सकते हो, अ कंडीशन दैट अफेक्ट कोलोन, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रही है और कॉज कर रही है क्या, प्रॉब्लम विद पासिंग द स्टूल, यानी कि स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं इसके। तो अगर स्पॉन्टेनियस जीन म्यूटेशन, एक तो सबसे पहली बात, इस डिजीज़ के मल्टीपल फैक्टोरियल डिजीज़ है, तो यानी कि मल्टीपल कॉज हो सकते हैं एट द सेम टाइम। पहला तो जीन म्यूटेशन अगर स्पॉन्टेनियस हो रहा है या फिर फैमिलियल प्रॉब्लम है तो भी ये डेवलप हो सकती है डिजीज़। अगर RET प्रोटो ऑन्कोजीन, दैट मीन्स कि जो RET होता है वो एक प्रोटीन बनाता है। ठीक है, जो कि एक सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में जब भी नर्व सेल डेवलप हो रही होती हैं तो जो हमारा RET होता है वो एक प्रोटीन बनाता है जिससे कि डेवलपमेंट अच्छा हो, ठीक से हो, और डिफरेंशिएशन में भी ये हेल्प करता है। अगर RET प्रोटो ऑन्कोजीन प्रेजेंट है, यानी कि वो ठीक से, मतलब उसका जो है कंप्रेस्ड फॉर्म अगर प्रेजेंट है तो भी हमारा ये डिजीज़ कंडीशन लीड कर सकता है। अगर मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लासिया हो गया है, यानी कि बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर है एंडोक्राइन ग्लैंड में, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि हर्शस्प्रंग डिजीज़ को कॉज कर सकता है। अगर न्यूरोजेनिक, कार्डियोवास्कुलर, यूरोजेनिक या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एबनॉर्मेलिटी है बच्चे के अंदर, और मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा सिंड्रोम एसोसिएटेड होता है हमारा हर्शस्प्रंग डिजीज़ के साथ, तो डाउन सिंड्रोम। तो ये सारी चीज़ें हैं अगर बच्चे के अंदर, तो भी हो सकता है कि उसके अंदर हर्शस्प्रंग डिजीज़ पाई जाए। फिर आप ये देखो, इंक्रीज रिस्क ऑफ अफेक्टेड सिबलिंग, यानी कि अगर एक सिबलिंग अफेक्टेड है तो हमारे नेक्स्ट बच्चे के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको भी हर्शस्प्रंग डिजीज़ होगा। बॉयज़ में ज़्यादा होता है, ये मैंने पहले ही बोला कि बॉय जो चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है, उसमें ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फीमेल चाइल्ड। अगर इंट्रायूटेराइन इंटेस्टाइनल इस्कीमिया हो रखा है, यानी कि कॉन्स्ट्रक्शन हो रखी है वहाँ पे, या फिर कोई इन्फेक्शन है, तो भी क्या होगा, हमारा हर्शस्प्रंग डिजीज़। इस्कीमिया मतलब ये होता है कि ब्लड फ्लो वहाँ पे ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो भी क्या कर जाएगा, हमारा हर्शस्प्रंग डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस रहते हैं।
फिर रेड फ्लैग क्या है, कैसे पता कर सकते हैं, या फिर मतलब मेन फीचर, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। तो देखो आप, कोई भी बच्चा अगर जो हर्स्प्रिंग डिजीज़ से अफेक्टेड होगा तो उसके अंदर इनमें से कोई 3 से ज़्यादा सिम्टम्स ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे, या फिर रेड फ्लैग ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। जैसे बर्थ के बाद मेकोनियम का डिले होना, 24 आवर्स तक बच्चे ने फर्स्ट स्टूल जो वो पास करता है लाइट ग्रीनिश कलर का, तो वो नहीं पास करेगा। नियोनेटल कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। फैमिली हिस्ट्री होगी, अगर अफेक्टेड सिबलिंग होगा। पुअर ग्रोथ होगी उसकी। एबनॉर्मल डिस्टेंशन या डाउन सिंड्रोम है, तो ये जो होते हैं ये हमारे रेड फ्लैग होते हैं हर्स्प्रिंग डिजीज़ का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड फ्लैग, इसमें से कौन है, इसमें से कौन नहीं है, ऐसे करके MCQ पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से रेड फ्लैग हैं, और जो भी बच्चा हर्स्प्रिंग डिजीज़ से अफेक्टेड होगा उसके अंदर 3 या 3 से, ये जो रेड फ्लैग हैं इसमें 3 या 3 से ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो आप देखो क्या हुआ है, गैंग्लियोनिक सेल हमारा एब्सेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रही, क्योंकि गैंग्लियोनिक सेल ही हमारा पेरिस्टाल्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिस पोर्शन में गैंग्लियोनिक सेल नहीं होंगी उस पोर्शन में क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस नहीं हो पाएगी ठीक से, जिसकी वजह से फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन के में जब फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो एक्यूमुलेशन होने लगेगा हमारा गैस का, फीसेस का, प्रॉक्सिमल टू द डिफेक्ट। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा मेगाकोलोन बन गया है, यहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल हमारी नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस नहीं हो पा रही है, तो क्या होने लगेगा, हमारा फीसेस, गैस और इस वाले पार्ट में प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन हमारा इकट्ठा होने लगेगा, कलेक्ट होने लगेगा, और ये लीड करेगा क्या, हमारा इनलार्जमेंट ऑफ द कोलोन, ठीक है। डिस्टेंशन होने लगेगा क्योंकि यहाँ पे सारा जमा होने लग रहा है आके, ठीक। तो क्या होगा, इनलार्जमेंट होगा कोलोन का, और इसी को क्या बोलते हैं, मेगा कोलोन या फिर हर्स्प्रिंग डिजीज़ हम बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स की। तो आप देखो इन्फेंट में थोड़े डिफरेंट सिम्टम दिखते हैं और इन कंपेरिजन टू ओल्डर चिल्ड्रन, तो हम दोनों की बात करेंगे। तो पहला रेड फ्लैग भी था हमारा, ये डिलेड मेकोनियम होगा, यानी कि फर्स्ट स्टूल जो बच्चा पास करता है उसमें डिले होगी, मोर देन 24 आवर्स के बाद वो पास होगा। बिलियस वॉमिटिंग होगी, यानी कि बाइल प्रेजेंट होगा वॉमिटस में। फिर एंटेरोकोलाइटिस एसोसिएटेड डायरिया, यानी कि आपका क्या दिख सकता है, तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस कोलोन, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगा अलॉन्ग विद डायरिया। इनफ्रीक्वेंट एक्सप्लोजिव बावेल मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, डिफ़िकल्ट बावेल मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, जॉइंटिस देखने के लिए मिल सकती है, बच्चे की पुअर फीडिंग होगी, प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने के लिए मिलेगा क्योंकि कलेक्शन हो रहा है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन में, टाइट स्फिंक्टर देखने के लिए मिल सकता है विद एम्प्टी रेक्टम। तो ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। फिर आप ये देखो कि इसमें क्या, ओल्डर चिल्ड्रन में क्या देखने के लिए मिलता है, तो क्रोनिक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए मिलेगा। पैसेज ऑफ रिबन लाइक स्टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिबन लाइक स्टूल कौन सी डिजीज़ में हमने देखने के लिए मिलती है, तो ये होता है हमारा हर्स्प्रिंग डिजीज़, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर एब्सेंस ऑफ स्वेलिंग और ओवरफ्लो, इनकॉन्टिनेंस रहेगा, प्रोग्रेस एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, ये देख लिया हमने। विजिबल पेरिस्टाल्सिस हमें देखने के लिए मिलेगी, यानी कि एबनॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा होगा। फिर फेलियर टू थ्राइव, यानी कि ग्रोथ में दिक्कत होगी, बच्चे का वेट उस तरह से नहीं बढ़ेगा जिस तरह से बढ़ना चाहिए, ठीक है। वेट कम होगा बच्चे का इन कंपैरिजन टू जो भी नॉर्मल बच्चे होंगे। फीकल इनकम्पेक्शन देखने के लिए मिलेगा और माल नरिश दिखेगा बच्चा, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स क्लियर हो गए। बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो आप देखो हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन मस्ट होता है। एब्डोमिनल एक्सरे कराएंगे हम, उसमें हमें नज़र आ जाएंगी चीज़ें अगर हैं तो। बेरियम एनिमा देते हैं, बट अगर बच्चे को एंट्रोकोलाइटिस हो रखा है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है हमारा बेरियम एनिमा, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं कि किस कंडीशन में बेरियम एनिमा हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, या फिर बच्चे को अगर एंटेरोकोलाइटिस है तो कौन से हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन हर्स्प्रिंग डिजीज़ में नहीं करेंगे, ठीक है। देखो आप रेक्टल सक्शन बायोप्सी करते हैं, ठीक है। एनल मैनोमेट्री करते हैं, ठीक है। एनल मैनोमेट्री में हम क्या करते हैं, एनल जो भी एनल मसल है हमारी, एनल स्फिंक्टर वाली मसल्स हैं, उनकी फंक्शनिंग को हम चेक करते हैं।
तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो भी हर्स्प्रंग डिजीज़ है हमारा वो एक सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू ही ठीक किया जा सकता है, पर प्री सर्जरी मेंटेनेंस हम क्या करेंगे, तो आईवी रिहाइड्रेशन रखेंगे, एनपीओ रखेंगे, यानी कि नील बाय माउथ रखेंगे, यानी कि माउथ से कुछ भी लेने नहीं देंगे जब सर्जरी प्लान हो गई हमारी उसके कुछ घंटे पहले। सीरियल रेक्टल इरिगेशन करेंगे, बार बार रेक्टम का इरिगेशन करेंगे ताकि वहाँ पे सर्जिकल बेड पे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर एंटेरोकोलाइटिस है तो आईवी एंटीबायोटिक भी हम दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम। तो आप ये देखो 3 स्टेज की सर्जिकल प्रोसीजर प्रेफर किया जाता है सीवियर केस में। अगर एंटेरोकोलाइटिस हो रखा है बच्चे को तो ये सीवियरिटी मानी जाती है अगर हर्स्प्रंग डिजीज़ के साथ एंटेरोकोलाइटिस है तो, ठीक है। तो कोलोस्टमी करेंगे 6 मंथ के बाद, देन इलियो एनल प्रोसीजर करेंगे जिसमें क्या होता है, कोलोस्टमी होती है सबसे पहले तो कोलोन का रिमूवल होता है, फिर पुल थ्रू ऑपरेशन होता है, यानी कि जो भी अगैंग्लियोनिक पार्ट वाला हिस्सा है हमारा उसको पुल करके निकाल देंगे। फिर उसके बाद से हम कोलोस्टमी को क्लोज कर देंगे ताकि क्या हो, मतलब अब हमने नया रास्ता बना दिया है स्टूल पास करने के लिए, तो हम कोलोस्टमी को क्लोज कर देंगे। फिर कॉमन पुल थ्रो प्रोसीजर में क्या करते हैं कि इसमें जो फंक्शन होता है एनल स्फिंक्टर का उसको प्रिजर्व करते हैं। बाय सोविया पुल थ्रो प्रोसीजर होता है, डुहामेल पुल थ्रो प्रोसीजर होता है, स्वेंसन पुल थ्रो प्रोसीजर होता है, ठीक है। डुहामेल में जो होता है वो एक्सक्लूड करते हैं रेक्टम को इंस्टीड ऑफ रिमूविंग इट, और प्रॉक्सिमल नॉर्मली इनर्वेटेड जो कोलोन होता है उसको पुल थ्रो करते हैं सिंपल क्लीवेज के थ्रू। रेक्टल स्पेस में थोड़ा सा क्लीवेज के थ्रू हम क्या करते हैं, पुल थ्रो करते हैं इनर्वेटेड कोलोन को, ठीक है। सोवा में ये होता है कि रिसेक्टिंग करते हैं म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ रेक्टम को, और पुल थ्रो करते हैं नॉर्मल गैंग्लियोनिक बावेल थ्रो को अगैंग्लियोनिक मस्कुलर टफ्ट से उसको रेक्टम में एनास्टमाइज कर देते हैं। फिर सिंगल स्टेज सर्जरी में क्या करते हैं, अगर माइल्ड या मॉडरेट केस है तो शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डिजीज़ है तो उसमें इलियो एनल पुल थ्रो एनास्टमोसिस करते हैं। 1 स्टेज में क्या होता है, ट्रांस एनल सोविया ऑपरेशन करते हैं न्यूबॉर्न में, और शॉर्ट सेगमेंट डिजीज़ जो होती है उसके बाद से एनास्टमोइज कर देते हैं हमारे रेक्टल वाले पार्ट को, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशन की बात कर लेते हैं तो बावेल रप्चर देखने के लिए मिल सकता है कॉम्प्लिकेशन में, एंटेरोकोलाइटिस यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिल सकता है, परफोरेशन ऑफ इंटेस्टाइन देखने के लिए मिल सकता है, छेद हो सकता है इंटेस्टाइन में, शॉर्ट बावेल सिंड्रोम देखने के लिए मिल सकता है, पोस्ट सर्जरी ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रूजिंग देखने के लिए मिल सकती है, इन्फेक्शन एडिशन एंड स्ट्रिंचर देखने के लिए मिल सकता है। अब अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपने क्या पॉइंट यहाँ से लेकर जाना है, ज़रूर से एक निमोनिक बना देती हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपने ये चीज़ तो ज़रूर ध्यान रखनी है अगर आप क्या पढ़ रहे हैं, हर्स्प्रंग डिजीज़ पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। ये एक सिग्मॉइड कोलोन की डिजीज़ है, एज फॉर सिग्मॉइड कोलोन, मेनली सिग्मॉइड कोलोन को ही अफेक्ट करती है ये। इसमें क्या होता है, बावेल मूवमेंट जो हमारा होता है एब्सेंट होता है, एब्सेंट या फिर डिक्रीज या एबनॉर्मल बावेल मूवमेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आर फॉर रिबन शेप्ड स्टूल पास होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है, रिबन शेप्ड स्टूल पास होता है इन केस ऑफ हर्स्प्रंग डिजीज। सी फॉर क्या है आपका, कॉन्जेनाइटल या फिर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्जेनाइटल एनोमली है ये, ठीक है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन भी देखने के लिए मिलता है, तो ये दोनों चीज़ें आप सी से याद रख सकते हो। फिर एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा, एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर आप ये कह सकते हो कि एब्डोमिनल फेलियर देखने के लिए मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद से एस फॉर क्या होगा, डाउन सिंड्रोम, कौन सा सिंड्रोम एसोसिएटेड होगा, तो सिंड्रोम एसोसिएटेड हमारा होगा इस डिजीज़ के साथ डाउन सिंड्रोम, ठीक है। फिर लास्ट है मेकोनियम डजंट पास, मेकोनियम डजंट पास, ये इसके फीचर्स होते हैं। एक और चीज़ आप ध्यान रख लो साथ ही साथ, अगर इतना कर रहे हो तो फेलियर टू थ्राइव, ठीक है, ये भी इसका एक मेन फीचर होता है, यानी कि जितना बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू हिज एज, ठीक है। तो ये होता है हमारा हर्स्प्रंग डिजीज़ ख़त्म हुआ। अगर आपने कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।